जिंदगी का भंवर है। रजनी जी का कहना है कि उन्हें निर्माण विभाग या शिक्षा विभाग ही दिया जाए। कल मेघना देवी को भी मजबूर होना होगा और आपको जो मंत्रालय चाहिए वही मंत्रालय आपको मिलेगा। सोचोगी तो शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि अपनी औलाद के इस दुनिया में आने से पहले तुमने कहीं उसका सौदा तो नहीं कर दिया। देखो तुम सुनो, मैं माँ से ये सब बातें नहीं कर सकती। और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। वो मैं चाहती हूँ कि आप ना रजनी आंटी को निर्माण मंत्रालय दे दें। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें राजनीति से क्या लेना देना? और तुम्हें मंत्री पद से क्या मतलब? जाहिर सी बात है ना माँ, कोई मतलब होगा इसीलिए तो कह रही हूँ। देखो निधि, ये राजनीति है और सरकार में मिलने वाले पद और उसकी गरिमा बहुत बड़ी होती है। ये पद ऐसे नहीं होते कि किसी के भी कहने से किसी को भी दे दिए जाएं। नहीं माँ, माँ सुनिए ना मेरी बात प्लीज, इसे ऐसा मत कहिए। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? देखो, तुम हमारी बेटी हो और हमारी बेटी होने के नाते हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है। हम अपना सब कुछ दे सकते हैं पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं दे सकते। देखो, तुम हमारी बेटी हो और हमारी बेटी होने के नाते हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है। हम अपना सब कुछ दे सकते हैं पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं दे सकते। ये राजनीति का मामला है और तुम्हें इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल या मजाक नहीं है। माँ, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, जिंदा देखना चाहती हैं, तो प्लीज मेरी बात मान लीजिए एक बार। इस मंत्री पद से तुम्हारी जिंदगी कैसे जुड़ी हुई है? निधि, ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हमें पूरी बात बताओ निधि, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? माँ, मैं इस वक्त आपको कुछ भी बता नहीं सकती। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि किसी का कोई एहसान है जो इसी तरह चुकाया जा सकता है। सिर्फ एक बार आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज माँ। तुम हमें ये बताओ कि हम पर दबाव डालने के लिए तुम्हें किसने कहा है? आज मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया कि तुम अपनी माताजी को फोन करो, उन्हें यह कहने के लिए कि रजनी वर्मा जी को जो भी मंत्रालय चाहिए वो उन्हें दिलवा दें। और अगर वो तुम्हारी खुशहाली चाहती हैं तो उन्हें सबको इस बात के लिए मनाना भी होगा और रजनी जी को वो मंत्रालय दिलाना भी होगा। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सौरभ को वो तस्वीरें ही नहीं भेजूंगा, बल्कि उसे ये अच्छी तरह समझा दूंगा कि तुम मुझे किस कदर टूट टूट कर प्यार करती थी। क्या रजनी वर्मा जी ने कहा है या किसी और ने कहा है? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं इस वक्त आपको कुछ भी बता नहीं सकती। आप सिर्फ रजनी आंटी को वो दे दीजिए जो वो चाहती हैं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज माँ, मेरी बात मान लीजिए प्लीज प्लीज। निधि, अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, जिंदा देखना चाहती हैं, तो आप ना रजनी आंटी को निर्माण मंत्रालय दे दीजिए। तुमने कोई गलती नहीं की है सोनाली, क्योंकि तुमने क्या खोया और क्या मांगा इसका एहसास अगर तुम्हें खुद को नहीं है तो हमारे कहने से कौन सा एहसास हो जाएगा।
इसलिए तुमने कोई गलती नहीं की। अब तो तुम खुश हो ना कि तुमने अपनी बात सबके सामने रख दी, और पापा जी ने तो तुम्हारी ये शर्त मान भी ली है। तो अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना। बच्चे के पैदा होने से पहले पहले तुम्हें वसीयत दे दी जाएगी। किसके लिए वसीयत बनवाएंगे? जरूरत पड़ी सोनाली तो तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद समझकर उससे बात जरूर कर लेंगे। लेकिन तुम सोचना कि तुमने जब मुंह खोला तो मांगा तो क्या मांगा? अपनी औलाद के लिए वो जो पहले से ही उसका था। अच्छा है सोनाली, किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी इस औलाद ने इस पूरे कुल को तुम्हारा एहसानमंद बना दिया था। क्योंकि कुल खानदान को चलाने के लिए औलाद की जो जननी होती है ना, उसके आगे सबका सिर झुकता है। गोद भराई में भी तो यही होता है ना। लेकिन अपनी शर्त रखकर तुमने अपनी महानता की कीमत मांगी है या अपनी मजबूरी की? तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकती सोनाली कि तुमने ये शर्त रखकर माँ जी और पापा जी के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। सोचना सोनाली, सोचना। सोचोगी तो शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि अपनी औलाद के इस दुनिया में आने से पहले तुमने कहीं उसका सौदा तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने उसकी कीमत तो नहीं लगा दी? जी नमस्ते दीदी। कैसी हो सोनाली? बात कहाँ तक पहुंची? कौन सी बात दीदी? अरे वही बच्चे वाली बात। बलदेव सिंह वसीयत कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ जुबानी तौर पर बातें चलती रहेंगी? मैंने उनके सामने ये शर्त रख दी थी दीदी, और उन्होंने मेरी ये शर्त मान भी ली। क्या उन्होंने इतनी आसानी से ये बात मान ली? क्या कह रहे हैं वो? कब कर रहे हैं वसीयत? इस वक्त राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा है और बच्चे के पैदा होने से पहले वसीयत बना दी जाएगी। वाह, उन्होंने कुछ नहीं किया है सोनाली। तुम्हें सिर्फ तसल्ली के 4 शब्द दिए हैं और तुमने स्वीकार भी कर लिया। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? अगर स्वीकार नहीं करती तो क्या करती? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं सोनाली, और तुम बेवकूफ बन रही हो। वो जानबूझकर वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि बच्चा हो जाए और तुम उन्हें मजबूर करने की हालत में ना रहो। आज तो तुम उनसे ये बात कह सकती हो कि तुम बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, लेकिन सोचो जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा तब तुम उनसे ये बात नहीं कह पाओगी। सोनाली, अगर उस वक्त अगर बलदेव सिंह ने वसीयत करने से मना कर दिया तब क्या करोगी तुम? कैसी अजीब बात है। वो बच्चा इस खानदान का वारिस है तो सब कुछ तो उसी का होना है। देखो सोनाली, हम लोग तुम्हें मनाकर यहाँ लेकर आए, इसलिए लेकर आए कि ये बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है। क्या सोचने लगी सोनाली? जो आपने कहा उसी बारे में सोच रही। तुमने कैसे ये बात मान ली? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तुम एक काम करो,
उन्हें किसी भी तरह इस बात के लिए मजबूर करो कि वो जल्द से जल्द वसीयत करें, समझी? ठीक है दीदी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया है सोनाली, तुम्हें सिर्फ तसल्ली के 4 शब्द दिए हैं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं सोनाली। वो जानबूझकर वक्त गुजारना चाहते हैं ताकि बच्चा हो जाए और तुम उन्हें मजबूर करने की हालत में ना रहो। सोनाली, अगर उस वक्त अगर बलदेव सिंह ने वसीयत करने से मना कर दिया तब क्या करोगी तुम? राजवीर तो अब रहा नहीं और बलदेव सिंह के खानदान को चलाने वाला सोनाली के पेट में पल रहा है। और सोनाली आपकी मुट्ठी में है, यही ना? ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। सोनाली ने मीनाक्षी की भी बहुत मदद की और सोनाली जो कुछ भी कर रही थी वो सब कुछ आपके इशारे पर कर रही थी ताकि शारदा देवी के सम्मान को उछाला जा सके। बहुत दूर की सोचते हो तुम। रजनी जी, पता मुझे सब कुछ था, लेकिन मैं अपने काम में लगा हुआ था। मुझे भी पैसा कमाना था और अब तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया है। सक्सेना जी, जी थैंक यू। अब बहू जी, सर जी को तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? पापा जी बस पूजा कर रहे हैं, जैसे फ्री हो जाएंगे तो आ जाएंगे। जी। अरे नमस्ते बहू जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जी एकदम अच्छा हूँ। और बहू जी, मैंने तो सोच लिया है कि जैसे ही वक्त नजदीक आएगा तो मैं खुद सर जी से और मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि ये गोद भराई के रस्म इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि सारा शहर देखे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सक्सेना जी, हमने तो पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा है। सोनाली की गोद भराई इतनी धूमधाम से होगी कि सबको याद रहेगी। सक्सेना जी, मुझे आपसे एक काम है। जी बताइए। मैं बार बार पापा जी के सामने जाकर बात नहीं करना चाहती, और अगर मैं किसी से कहूँ तो वो बात पापा जी तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है बहू जी, बताइए क्या बात? आपको पापा जी तक मेरी ये बात पहुंचानी है कि बच्चे को लेकर जो वसीयत बननी है वो तुरंत बननी चाहिए। ये क्या कह रही हो सोनाली? तुम देख रही हो ना, राजनीतिक भागदौड़ चल रही है और पापा जी ने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है। और पापा जी ने कहा है ना तुमसे कि बच्चा पैदा होने से पहले पहले वसीयत बना दी जाएगी। मैं इंतजार नहीं करना चाहती हूँ रागिनी। सबको दूर के ढोल सुहाने लगते हो, लेकिन मुझे नहीं। जो फैसला है वो अभी हो। ये क्या हो गया है तुम्हें सोनाली? क्यों जिद पकड़कर बैठ गई हो? एक बात अच्छी तरह से समझ लो रागिनी, किसी की तसल्ली बख्श बातों से मैं चुप नहीं बैठने वाली। अगर वसीयत बननी ही नहीं है तो फैसले का मतलब क्या है? मेरे बोलने का मतलब क्या है? अगर 6 महीने बाद ये वसीयत बनी है तो मैंने आज ये सवाल क्यों उठाया? लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो सोनाली? तुम्हें क्या लगता है कि माँ जी और पापा जी ये सब कुछ बहाना कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं लगता है रागिनी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ बस। लेकिन खेल वो खेलना है
जिससे सारा इल्जाम शारदा देवी और उनके मंत्रिमंडल पर आए। जिंदगी एक भंवर है। जो वसीयत बननी है वो अभी ही बननी चाहिए और बहुत जल्द बननी चाहिए। सक्सेना जी, आप प्लीज मेरी ये बात पापा जी तक पहुंचा दीजिए। सोनाली, वो कुछ नहीं समझने वाली है। हमारे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। सब जानते हैं हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी बच्चे का है। लेकिन सोनाली ने जिस तरह से शर्त रखी है ना, उससे उसकी सोच और उसकी नीयत पर शक जरूर होता है। मुझे तो लगता है सोनाली के दिमाग में हमारे खिलाफ नफरत भरने की कोशिश की जाए और इसके पीछे किसी और का नहीं, रजनी वर्मा का हाथ। आप मेरे बारे में जो भी सोचना चाहें सोच सकती हैं वित्त मंत्री जी। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम कि निधि किस लिए परेशान है। अरे मेरी नहीं, कम से कम अपनी बेटी की ही सुन लीजिए। मैं तो बहुत उम्मीद लगाए बैठी हूं। जी धन्यवाद। क्या कहा हमारी वित्त मंत्री महोदया ने? उन्हें भी अब ये समझ में आने लगा है कि बहुत दिन उन्होंने दो दो मंत्रालय संभाल लिए, एक वित्त मंत्रालय और दूसरा निर्माण मंत्रालय। लेकिन अब निर्माण मंत्रालय का बोझ उनको भारी पड़ जाएगा। निधि ने उन्हें भी फोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा क्या है? उन्हें आपकी बात मंजूर है या नहीं? आपको निर्माण मंत्रालय दिया जा रहा है या नहीं? वित्त मंत्री जी ने इसीलिए मुझे फोन किया था। वो मुझे ये बता रही थी कि निर्माण मंत्रालय मुझे ही मिलेगा। उनकी सबसे बात भी हो गई। वाह रजनी जी वाह। भाई सरकार और सरकार में बैठे लोगों को झुकाना ये भी बड़ी कुव्वत की बात है। वाह कमाल कर दिया रजनी जी आपने। मुबारक हो रजनी जी। निर्माण मंत्रालय बहुत बहुत मुबारक हो। अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, आप दोनों को भी मुबारक हो। देखिए रजनी जी, इस मंत्रालय में पैसा बहुत है और निर्माण के नाम पर हेरा फेरी की गुंजाइश भी रहेगी आपके पास। अब निधि हमारी मुट्ठी में है तो समझिए कि वित्त मंत्रालय भी हमारी मुट्ठी में है। अब वित्त मंत्रालय से बड़े बड़े बजट पास होंगे और निर्माण मंत्रालय में आएंगे। आदित्य, तुम तो निर्माण मंत्रालय को अच्छी तरह से समझ चुके हो ना। अब तुम हमें यह बताओगे कि हम इसका फायदा कैसे कैसे उठा सकते हैं।
जनता हमारे खिलाफ रास्ते पर उतर आई है, हमारे खिलाफ नारे लगाए जा रही है। मेघना देवी, हाय हाय मेघना देवी, कुर्सी छोड़ो। क्या मतलब है इसका? पता नहीं किस तरह की ये बदनामी जुड़ती जा रही है हमारे साथ। नहीं मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जनता नहीं उतरी है सड़कों पर, ये तो विरोधियों की चाल है जो आपको मजबूर करने के लिए की गई है। ये तो विरोधियों के खरीदे हुए कार्यकर्ता हैं जो आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुझे सारे रास्ते मालूम है और अब ये रास्ते और भी आसान होंगे, क्योंकि मेघना देवी हमारी मुट्ठी में है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए अधिकार चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है रागिनी? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि इस अधिकार के लिए मैं इतना इंतजार क्यों करूँ? जिंदगी एक भंवर है। बस एक बात का ख्याल रखना आदित्य, पैसा तो बनाना ही है, लेकिन खेल वो खेलना है जिससे सारा इल्जाम शारदा देवी और उनके मंत्रिमंडल पर आए, ताकि सरकार गिराने की वजह मिल सके। किसके साथ क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमारा फायदा किस में। मुझे इस बात का पूरा ख्याल रहेगा शंकर प्रसाद जी। और खेल तो कुछ ऐसा ही खेला जाएगा। निर्माण मंत्रालय में निर्माण हो या ना हो, हमारे मकसद का निर्माण जरूर किया जाएगा। सरकार को गिराने की भूमिकाओं का निर्माण जरूर होगा। पैसे बनाने के रास्ते का निर्माण भी जरूर होगा। ऐसा क्यों कर रही हो सोनाली? तुम वो हो जो इस घर में उम्मीदें लेकर आई, इस घर में वो खुशियां लाई जो और कोई भी नहीं दे सकता। फिर आज उन्हीं खुशियों को खुद से चिंगारी क्यों लगा रही हो? आखिर क्यों कर रही हो ऐसा तुम? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए अधिकार चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है रागिनी? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि इस अधिकार के लिए मैं इतना इंतजार क्यों करूँ? देखो, तुम्हारे कहने से कोई नहीं मानेगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि भैया तक को मालूम है कि तुम उदास हो। इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह तो जरूर है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि ये वसीयत मेरे बच्चे के नाम होनी चाहिए और जायदाद को संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। जब तक मेरा बच्चा संभालने के काबिल ना हो जाए, तब तक ये जायदाद की मालकिन मैं कहलाऊं।